प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फाइनल ईयर राजस्थान का इतिहास, जिसका प्रमुख शीर्षक है राजपूत कालीन कृषि, व्यापार और वाणिज्य। राजपूत काल में कृषि, व्यापार, वाणिज्य व उद्योग धंधों के लिए लोगों के जीवन निर्वाह के आधार थे। अधिकांश लोगों का जीवन कृषि पर निर्भर था। भूमि का स्वामी राजा था, वह भूमि प्रदान करता था, उसे जब्त कर सकता था। नियमित रूप से भू राजस्व का भुगतान करने वाले परिवार वंशानुगत भूमि से बेदखल नहीं किए जाते थे। भूमि खालसा, जागीर, भोम, शासन, चरणोत आदि में विभाजित थी। खालसा भूमि राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी। इसका लगान निर्धारण व वसूली कार्य राज्य अधिकारियों द्वारा किया जाता था। जागीर भूमि सामंतों व अन्य अधिकारियों को दी जाती थी। भूमियों को दी जाने वाली भूमि भोम, ब्राह्मणों, भाटों, चारणों आदि को पुण्यार्थ दी जाने वाली भूमि शासन व माफी कहलाती थी। गांव के निकट पशुओं की चराई के लिए सुरक्षित भूमि चरणोत या गोचर या ओरण कहलाती थी, जिस पर ग्राम समूह का यानी पंचायत का सामूहिक स्वामित्व होता था, और वो आज भी है। राजस्थान में जहाँ पानी की उपलब्धता थी, वहाँ सियालू यानी रबी की फसल तथा उनाड़ू खरीफ दोनों फसलें ली जाती थी। ज्वार, बाजरा, मोट, मक्की, चावल, गेहूँ, जौ, गन्ना आदि मुख्य फसलें थी। बैल और ऊँटों की सहायता से हल चलाया जाता था। कुएं, नदी, तालाब, नहर आदि से सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। रहट, चड़स या ढीकली द्वारा कुओं से पानी बाहर निकाला जाता था। कस्बों के निकट बाड़ियों में सब्जी उगाई जाती थी। फलों के बगीचे होते थे। राज्य और जागीरदारों की ओर से किसानों से भूमि कर वसूला जाता था, जो उपज का 1/3 या 1/4 भाग होता था। लगान निर्धारण के लिए लाटा, कूता आदि पद्धतियाँ प्रचलित थी। किसानों को भूमि कर के अतिरिक्त कई प्रकार के कर भी देने पड़ते थे। मुगल संपर्क के परिणाम स्वरूप राजस्थान में राहदारी, पेशकश, जकात, गन्य, बराड़ जैसे कर प्रचलित हुए थे। अकाल के दौरान किसानों की स्थिति संकटमय हो जाती थी और उन्हें पलायन भी करना पड़ता था। इस प्रकार कई बार, जिसको त्रिकाल कहते हैं, अन्न, जल और तृण की कमी, वो कई बार 8 वर्ष के बाद हमेशा पड़ता था। इसका एक दोहा भी है कि तीजो कुरिय और 8वां अकाल, यानी प्रत्येक 3 वर्ष के बाद राजस्थान में अर्धकाल, कुरिय का मतलब है अर्धकाल, और प्रत्येक 8 वर्ष के बाद अकाल पड़ता था। इस युग में मराठों के निरंतर आक्रमण और चोर डाकों की लूट खसोट से किसानों का जीवन दुखमय हो गया था। भूमिहीन व ठेके पर खेती करने वाले किसानों का जीवन तो और भी अधिक दयनीय था। निष्कर्ष, राजस्थान में कृषकों की दशा को संतोषजनक नहीं माना जा सकता। उस समय राजस्थान में प्राचीन काल से ही नमक स्थानीय मांग की पूर्ति के साथ ही निर्यात भी किया जाता था, जो उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य में प्रमुख था। जोधपुर राज्य में सांबर, डीडवाना, पचपदरा, फलोदी और नावा तथा जयपुर राज्य में कचर, रेवासर और बीकानेर क्षेत्र में लूण करणसर व ताल छापर नामक, जो अभी ताल छापर चूरू में है, वहाँ पर ये नमक उत्पादन के केंद्र थे। भरतपुर, उदयपुर और जैसलमेर राज्य में भी नमक का काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता था। राजस्थान के राज्यों को नमक उद्योग से पर्याप्त आय होती थी। राजस्थान के लगभग सभी गांवों में मोटे सूती कपड़े की बुनाई होती थी। कोटा मलमल की बुनाई के लिए प्रसिद्ध था। कैथून और मांगरोल कोटा राज्य में करघा उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। बूंदी डोरिया व अंगोछों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध था। देलवाड़ा, पाली, सिरोज, अजमेर भी सूती कपड़ों की बुनाई के लिए केंद्र थे। जयपुर और सांगानेर की छपाई विश्व प्रसिद्ध थी। उस समय भी मतलब इन्होंने जो ब्रिटिश राज के जो अंग्रेज़ आते थे, वो इन कपड़ों को, जो जयपुर और सांगानेर की छपाई थी, उनको वो पसंद करते थे। कपड़े पर सोना, चांदी व रेशमी बैल बूटों की कारीगरी के लिए कोटा विख्यात था। बारा, चूंदड़ी और पोंपा की बंदाई के लिए जाना जाता था। अकोला, उदयपुर, चित्तौड़, आड़, भरतपुर, पाली आदि भी कपड़ों की
रंगाई छपाई के लिए विख्यात थे। बीकानेर और जैसलमेर ऊनी कंबलों और दरियों के लिए विख्यात थे। जयपुर और मालपुरा की ऊन की टोपियाँ और साल की वस्त्र मांग थी। बीकानेर के बीदासर कस्बे में सन व मूंज से रस्सियाँ बनाई जाती थी। मारवाड़ और जैसलमेर में लंप और मूंज नामक घास, कोडाला नामक पेड़ के रेशों से रस्सी बनाई जाती थी, जिसका प्रयोग खाट बनाने में किया जाता था। कृषि संबंधी उपकरण, मकानों के लिए निर्माण, खाट, फर्नीचर, सजावटी वस्तुओं का निर्माण लकड़ी से होता था। उदयपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, मूंडवा जो तत्कालीन मारवाड़ में था, मूंडवा अभी वर्तमान में नागौर में है, लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध थे। जाजपुर और सवाई माधोपुर में लकड़ी की रंगाई, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में लकड़ी पर खुदाई का कार्य होता था। कोटा में बैलगाड़ियाँ और नावें बनाई जाती थी। करौली में लकड़ी के अलंकृत संदूक तैयार किए जाते थे। जयपुर में पीतल के बर्तनों पर नक्काशी का कार्य होता था। कोटा, जोधपुर, मेड़ता, गागरोन आदि स्थान पर तोपें ढालने का भी काम होता था। सिरोही तलवार के निर्माणों के लिए प्रसिद्ध था। बूंदी में कटार, उस्त्रे, चाकू बनाए जाते थे। पाली लोहे की संदूकों व कढ़ाई निर्माण का केंद्र था। हीरे जवाहरात व रत्नों की जड़ाई का कार्य जयपुर में किया जाता था। जोधपुर पटुए के काम वाले आभूषण के लिए विख्यात था। कोटा, भरतपुर, जोधपुर, पाली में हाथी दांत से विविध प्रकार की कलात्मक सामग्री तैयार की जाती थी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में चमड़ा उद्योग विकसित था। चमड़े की खालें, चड़स, लाव जो रस्सी होती है उसको कहते हैं, जूतियाँ आदि सभी राज्यों में तैयार की जाती थी। जोधपुर की चमड़े की जूतियाँ व संदूक की सर्वत्र मांग थी। गुलाब का इत्र व गुलाब जल कोटा और कोठारिया में तैयार होता था। सवाई माधोपुर खसखस के लिए यानी इत्र के लिए प्रसिद्ध था। चित्रकला का कागज सांगानेर में बनता था। गोसुंडी उदयपुर राज्य में घास, पौधे और कपड़ों से मोटा कागज बनाया जाता था। हस्तशिल्प पुस्तकों के लिए सवाई माधोपुर में निर्मित कागज अच्छा माना जाता था। अलवर राज्य में लाख उत्पादित होता था। कोटा की आतिशबाजी और उदयपुर की साबुन निर्माण में पहचान थी। प्रतापगढ़ कांच की नक्काशी तथा जालौर व जैसलमेर घोड़े की काठियों के लिए प्रसिद्ध थे। इसके अतिरिक्त पत्थर, ईंट व चूना का व्यवसाय भी राजस्थान में अच्छी स्थिति में तत्कालीन अवस्था में होता था। व्यापार वाणिज्य के अंतर्गत देश के उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी भारत के व्यापारिक मार्ग राजस्थान से होकर गुजरते थे। इन मार्गों पर व्यापारिक मंडियां व नगर बसे हुए थे। मारवाड़ में पाली, नागौर, भीनमाल, मेवाड़ में भीलवाड़ा, रायपुर, जयपुर राज्य में मालपुरा, सीकर और चिड़ावा, बीकानेर राज्य में चूरू, नौर, राजगढ़ तथा कोटा में अंता, बारा और मांगलोर प्रमुख नगर थे जो व्यापारिक मार्गों पर बसे हुए थे। इन मार्गों पर व्यापारियों की सुविधा के लिए सराय यानी धर्मशालाएं बनाई गई थी। इन स्थानों पर देशी विदेशी वस्तुओं का भी आदान प्रदान हुआ करता था। दिल्ली से गुजरात जाने वाले व्यापारिक मार्ग में अलवर, आमेर, अजमेर, पुष्कर, पाली, सिरोही आदि नगर आते थे। अजमेर से अहमदाबाद जाने के लिए दूसरा मार्ग मांडलगढ़, चित्तौड़, उदयपुर और डूंगरपुर होकर पहुंचता था। मुल्तान से अहमदाबाद जाने वाले मार्ग के मध्य भावलपुर, लोदरवा, जैसलमेर आते थे। बीकानेर से अहमदाबाद जाने वाले व्यापारिक मार्ग में नागौर, मेड़ता, पाली नगर आते थे। काबुल जाने का रास्ता बीकानेर होकर निकलता था। उदयपुर से बांसवाड़ा, डूंगरपुर होकर भी एक मार्ग मालवा तक जाता था। जयपुर से सांगानेर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ होता हुआ एक मार्ग उज्जैन की ओर जाता था। व्यापारिक मार्गों पर आने वाले नगर देशी विदेशी व्यापारियों के केंद्र थे। तत्कालीन इन नगरों में राजस्थान से बाहर के व्यापारी भी स्थायी रूप से रहने लगे थे। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़े, खच्चर आदि का उपयोग किया जाता था। राजस्थान के पूरी भाग में बैलगाड़ी, पहाड़ी क्षेत्र में घोड़े, खच्चर तथा जैसलमेर, मारवाड़ और बीकानेर राज्य में रेगिस्तानी क्षेत्र में ऊँटों का उपयोग अधिक किया जाता था। बंजारे बैलों पर सामान लादकर इधर उधर पहुंचाते थे। राज्य के शासक व सामंत वर्ग अपने अपने क्षेत्र की व्यापारियों व सम्मान को सुरक्षा प्रदान करते थे। इस कार्य के लिए वे सुरक्षा शुल्क वसूलते थे। ये चारणों को व्यापारिक काफिलों की सुरक्षा भेजते थे। चारणों के साथ होने पर डाकू सामान्यतः लूट खसोट नहीं करते थे। माल की सुरक्षा के लिए बोलाई प्रथा भी प्रचलित थी। बोलाई एक प्रकार का सुरक्षाकर्ता लेने वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी पर माल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता था।
इस प्रकार राजस्थान से निर्यातित वस्तुओं में नमक, अफीम, ऊन, ऊनी वस्त्र, कपड़ा, तिलन, संगमरमर व उससे बनी वस्तुएं, इमारती पत्थर, मूर्तियाँ, चमड़ा, रुई, छींट के कपड़े, ऊँट, बैल, भेड़, बकरी आदि प्रमुख थे। कोटा से कसुम्बा का रंग, भांग और गांजे का भी निर्यात किया जाता था। निर्यातित वस्तुओं में नमक, अफीम और ऊन सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। ऊन की सबसे बड़ी मंडी जैसलमेर थी और वर्तमान में ऊन की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर है। विश्व की उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी और टोंक राज्य से निर्यात की जाने वाली अफीम मालवा अफीम के नाम से भी चीन तक भेजी जाती थी। सांभर का नमक उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश जाता था। स्थानीय व्यापारी कुटीर उद्योगों के उत्पादन को नगरों तक पहुंचाता था। कस्बों में साप्ताहिक हाटों यानी छोटा बाजार के नाम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था। राजस्थान के सभी प्रमुख नगरों में मेले लगते थे जहां स्थानीय वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था। बड़े मेलों में दूर दराज के व्यापारियों को भी आमंत्रित किया जाता था। राज्य की ओर से मेलों को प्रोत्साहन दिया जाता था और उसमें सुरक्षा प्रबंध भी किया जाता था। कई मेलों में पशुओं का क्रय विक्रय भी होता था। इसमें पशु व्यापारी राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के अतिरिक्त गुजरात और सिंध से भी आते थे। और अगला है जो इसमें नाप तोल, यानी किसी भी वस्तु या चीज़ को तोलने के लिए जो काम में ली जाती है उसको माप तोल कहते हैं। जैसे राजस्थान में माप तोल या नाप तोल के साधन सर्वत्र एक समान नहीं थे। एक ही राज्य के अलग अलग भागों में अलग अलग तोल के मानदंड थे। मेवाड़ व अन्य राज्यों में मण, सेर, पाव, तोला, मासा, रत्ती के बाट होते थे। जैसलमेर में महारावल अमर सिंह ने अपने नाम से अमरशाही सेर नाप तोल प्रारंभ किया था। जैसलमेर में 40 सेर का एक मण तथा 4 सेर की पायली व 5 सेर की माणी होती थी। कपड़ा हाथ से नाप कर बेचा जाता था। जैसलमेर में 19 इंच का हाथ होता था। कई वस्तुएं तादाद या नग के रूप में भी खरीदी बेची जाती थी। जमीन की माप के लिए गज, पावड़े एवं डोरी का उपयोग किया जाता था और वर्तमान में सांकड़ का भी प्रयोग किया जाता है। खेत की माप बीघों में की जाती थी और अधिक दूरी की लंबाई के लिए कोस का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में किलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सिक्के और विनिमय दर के सिक्के उस समय कैसे कैसे थे, किस राज्य में किस प्रकार के सिक्के थे। मुगल काल में राजस्थान के जो राज्य रजवाड़े संपर्क में आए थे तो उन्होंने फिरोजी, आलमशाही, सालिमशाही, नौरंगशाही, अकबरी आदि सिक्के भी प्रचलित किए थे। इन सिक्कों में चांदी की मात्रा अधिक होती थी और मिलावट का अनुपात कम होता था। तांबे के पैसे फदिया, ढींगला, डब्बूशाही आदि कहलाते थे। इस प्रकार मुगलों के पतन के बाद राजस्थान के शासकों ने स्वतंत्र रूप से टकसालें खोली। इसमें ढाले गए सिक्के राजस्थानी सिक्के और स्थानीय नामों से सिक्के जाने जाते थे। विजयशाही सिक्का मारवाड़ में, अक्खेशाही सिक्का जैसलमेर में, गुमानशाही सिक्का कोटा में, गजशाही सिक्का बीकानेर में, झाड़शाही सिक्का जयपुर में, अरीशाही सिक्का उदयपुरी, चित्तौड़ी, मेवाड़ में, उदयशाही डूंगरपुर में आदि नामों से भी जाने जाते थे। सिक्कों का मूल्य उनके धात्विक मूल्य के आधार पर आंका जाता था। छोटे सिक्कों के रूप में टका, पैसा, अदेला, छदाम और दमड़ी का प्रयोग किया जाता था। कहीं कहीं कौड़ी का भी प्रयोग होता था। वस्तु विनिमय भी प्रचलित था। लोग अनाज से सब्जी व अन्य वस्तुएं खरीदते थे। मेवाड़ में ऐसे अनाज को कीणा कहा जाता था। लेन देन के लिए हुंडी का भी प्रयोग भी प्रचलित था। हुंडी को नियत स्थान तक पहुंचाने में समय लगता था, इसलिए हुंडियाँ मुद्दती होती थी और उन पर बट्टा भी अधिक लिया जाता था। हुंडी पर हुंडावन के अतिरिक्त ब्याज व आड़त भी ली जाती थी। दलाल के माध्यम से प्राप्त हुंडी पर दलाली भी देनी पड़ती थी। तो इस प्रकार राजपूत काल में ये व्यापार, वाणिज्य, कृषि ने अपनी उन्नति की और जो उनसे टैक्स, जैसे कृषकों से टैक्स वसूल किए जाते थे तो उनके बदले उनको सुरक्षा भी दी जाती थी। राजस्थान वीरों की भूमि थी और इसमें जो तरह तरह के जो आपदाएं आई थी उसका डटकर मुकाबला किया।
आज भी राजस्थान का नाम संपूर्ण विश्व में इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण्ण बनाए हुए है। यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द की भी मिसाल मिलती है और इस क्षेत्र में जगह जगह अलग अलग तरह से व्यवस्थाएं मिलती है। इस राजस्थान में पहाड़ भी है, तो रेत के समंदर भी है और समतल मैदान भी है। हर तरह से देखने पर राजस्थान अपनी अनूठी छट्टा के यानी अपनी अनूठी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है।